नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी और पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन और इस एक्सप्लेनेशन में दोस्तों आपको 5 से 10 फैक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर? कहने को तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपके यहाँ पर लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी के लिए सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से यहाँ दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर को फटाफट करते चलिएगा, बहुत कम समय में इस सेशन को हम लोग करेंगे, ठीक है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चौथी अनुसूची में किया गया है। यहां हम दोस्तों बारी बारी से सभी अनुसूचियों को कवर करेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और हमारे देश में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या दिया गया है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है और इसके लिए 3 सूची का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ के विषय होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। राज्य सूची में राज्य के विषय शामिल होते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? संसद भी कानून बना सकता है और विधानमंडल भी कानून बना सकता है। क्लियर? चलिए, 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित होती है और ये 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? पंचायतों का प्रावधान किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 65 और 62। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष होती है। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। यहां तक क्लियर है ना? न्यायाधीशों पर यदि आपसे पूछ ले महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर
महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? कदाचार और अक्षमता के आधार पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? उत्तरी पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तरी पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? उत्तरी पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 1971 में। तो क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं। तो यह वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्लियर? इसे किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत पूरे देश को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में देश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? इन क्षेत्रों के निर्माण करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है। आइए देख लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषद के निर्माण के समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो पहला है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के उपकरण, संस्कृति और भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता। इन बातों को लेकर के क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अलावा एक परिषद और होता है, उत्तरी पूर्वी परिषद, और इसका गठन जो है एक अलग अधिनियम के द्वारा किया जाता है। वो अधिनियम कौन सा है? उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा उत्तरी पूर्वी परिषद का गठन किया जाता है। उत्तरी पूर्वी परिषद में आने वाले राज्य कौन कौन हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 8 राज्य जो है उत्तरी पूर्वी परिषद में आते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निम्नलिखित में परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2002 में हुई थी। दोस्तों परिसीमन आयोग जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? परिसीमन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। और इसके लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, परिसीमन आयोग का अब तक कितने बार गठित हो चुका है? परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार गठित हो चुका है? 4 बार गठित हो चुका है। कब कब? 1952, 63, 73 और अंतिम रूप से 2002 में गठित होता है। 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 12 जुलाई 2002 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दोस्तों इस आयोग के कार्य क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। तो इस आयोग के मुख्य कार्यों में हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य है। सीमाओं के निर्धारण में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को अपवर्तित रखना, अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना भी इसका प्रमुख कार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटों का निर्धारण क्षेत्र की जनगणना के अनुसार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल की उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान,
उच्च न्यायालय के 10 वर्ष के अनुभव प्राप्त करने वाले न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने वाले न्यायाधीश के समान। अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार के वकील का काम करता है। यहां तक क्लियर है ना? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। और यह संसद के कार्यवाही में भाग लेता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत बना रहता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत बना रहता है। और महान्यायवादी जो प्राथमिक प्राप्त करता है उसे कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। 1 अक्टूबर 1922 से ये 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वे भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 18 विषय दिए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1992 में पारित किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? 1993 में इसे लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यदि आपसे पूछ लिया जाए किस लिए पारित किया गया था? नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए पारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक अनुसूची जोड़ी जाती है, अनुसूची 9 क जोड़ दी जाती है और इसमें क्या शामिल कर दिया जाता है? नगरपालिकाएं को शामिल कर दिया जाता है। और इसके लिए अनुच्छेद 243 त से 243 य के 6 तक उपबंध किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा एक नई सूची जोड़ी जाती है। कौन सी सूची जोड़ी जाती है? 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके तहत नगरपालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपको यहां पर आंसर करना है दोस्तों कि वयस्क मताधिकारी की आयु किस अनुच्छेद में दी गई है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 326 में दी गई है। 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1989 में होता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। और यदि आपसे पूछ ले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 326 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज जाकिर हुसैन का कार्यकाल राष्ट्रपतियों में सबसे कम था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लेते हैं तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति होते हैं और ये कब से कब तक रहते हैं? 13 मई 1963 से 13 मई 1967 तक रहते हैं। इसके बाद जाकिर हुसैन 13 मई 67 से 3 मई 1969 तक रहते हैं। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहते हैं। बीडी जदी की बात कर लेते हैं तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा 20 जुलाई और 24 अगस्त 1969 के बीच गैपिंग दिया हुआ है। तो इस गैपिंग में यदि आपसे पूछ ले
इस कार्यकाल में राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, एम हिदायतुल्लाह बनते हैं। कौन बनते हैं? एम हिदायतुल्लाह बनाए जाते हैं, एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मुखर्जी आयोग बनाया गया था। मुखर्जी आयोग कब गठित किया गया था? 1999 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका कार्य क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 7 साल के बाद। कितने साल के बाद? 7 साल के बाद 6 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि नेताजी अब जीवित नहीं है, पर वे 18 अगस्त 1945 को ताइपे के किसी विमान दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे। दरअसल इस तारीख को विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। ऐसा रिपोर्ट कौन देते हैं? मनोज मुखर्जी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वीरप्पा मोइली। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग किस लिए सरकार द्वारा गठित किया जाता है? लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने और सुझाव देने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। पहले प्रशासनिक आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 5 जनवरी 1966 को की गई थी। दूसरे प्रशासनिक आयोग कब गठित किया गया था? 31 अगस्त 2006 को गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वीरप्पा मोइली बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहां पर? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का उल्लेख करता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 245 है। और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वे किस विषय से संबंधित होती हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हो सकते हैं? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर लेते हैं तो ये कैसी संस्था है? एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। किस अधिनियम के अंतर्गत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक समिति द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये समिति कौन गठित करता है? राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समितियों में कौन सी
तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका प्रश्न बनता है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायती राज प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है? ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया गया था। इसके अनुसार पंचायती राज कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। यहां तक क्लियर है ना? चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए, पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज यदि आपसे पूछ ले सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा लागू करवाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पर? राजस्थान के नागौर में। कब करवाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है और इसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद यदि आपसे पूछ ले किस राज्य में पंचायत को लागू किया जाता है, पंचायती राज को लागू किया जाता है, तो कहां लागू किया जाता है? कर्नाटक में लागू किया जाता है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यदि आपसे पूछ ले पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है। और हां दोस्तों, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में कोई भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को। कौन कौन से समिति पंचायत से संबंधित है? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1956-57 में गठित किया जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करने की व्यवस्था दी थी। अशोक मेहता समिति का गठन 1977-78 में होता है और ये द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करते हैं। अशोक मेहता कौन थे? बलवंत राय मेहता के पुत्र माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत से संबंधित अन्य समितियां हैं। PVK राव समिति कब गठित किया जाता है? 85। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 और PK थोंगन समिति 1988 में गठित किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? कितना दूर हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 किलोमीटर हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर की हैंडबुक के अध्याय 2 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को 2 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, ये रिटर्निंग ऑफिसर होते कौन है? संसदीय प्रणाली में एक रिटर्निंग ऑफिसर एक या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की देखरेख के लिए जिम्मेवार होते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है।
5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो किसका उल्लेख है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करता है। वहीं 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केंद्र और राज्य सरकार के लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अध्याय 6 के द्वारा स्थापित एक पदाधिकारी है। क्लियर? और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है, ऑडिट करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली जितनी भी कंपनियां हैं उसका भी क्या करता है? अंकेक्षण करता है, ऑडिट करता है। नेक्स्ट वन, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो भी पूरा हो जाए पहले वहां तक बना रहता है। नेक्स्ट वन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1956 में हुई थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन कब और किस प्रोसेस के द्वारा हुआ था, आइए हम लोग समझेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो घबरा कर यहाँ भागना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करते हैं। और यह आयोग क्या करता है? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करता है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। यहां तक क्लियर हो गई ना? लेकिन धर आयोग की रिपोर्ट की परीक्षा के लिए कांग्रेस जो है अपने जयपुर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? जयपुर अधिवेशन में एक समिति का गठन करता है। वो समिति कौन सी होती है? JVP समिति। इस समिति के सदस्य कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया इस समिति के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। और यह समिति भी क्या करता है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या करता है? खारिज कर देता है। नेहरू, पटेल और सीतारमैया की समिति यानी JVP समिति के रिपोर्ट के बाद क्या होता है? मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग होते हैं वे आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। किसके नेतृत्व में? पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। फिर क्या होता है? 56 दिन के आमरण अनशन के बाद दोस्तों 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है? रामुलु की मृत्यु हो जाती है। और रामुलु की मृत्यु के बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मजबूर हो जाते हैं और तेलुगु भाषियों के लिए अलग से पृथक राज्य की घोषणा कर देते हैं। और इसके तहत सबसे पहले किस राज्य का गठन किया जाता है? आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। कब गठन किया जाता है? 1 अक्टूबर 1953 को गठित कर दिया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश सही मिलान है। नंदी सतपति उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ये भी सही मिलान है।
शशिकला काडुकर ये गोवा की मुख्यमंत्री होती है। यहाँ पर सभी मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है दोस्तों, पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मद्रास उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? तमिलनाडु होता है और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होता है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पुडुचेरी में स्थित है और तमिलनाडु राज्य से पूरा घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद दूसरा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जाना जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। क्लियर? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और बाद में यह क्या होता है? संविधान का अंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है? सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश हो सकता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। सी क्या कहता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। ये कथन यहाँ पर गलत है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू हो सकता है। क्लियर? ऑप्शन डी क्या कहता है? मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की शक्ति है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। संसद इसे कब लागू करती है? तब लागू कर सकती है जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? दैट इज धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। मूल अधिकार की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। किस भाग में दिया गया है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहाँ पर अनुच्छेद 32 वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा बनाया गया है? योजना आयोग, वित्त आयोग, किसान आयोग, चुनाव आयोग। क्या संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी बनाए गए थे। किस उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया गया था? भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 में भारत के सभी राज्यों के लिए भी अलग से राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाने लगा है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में
2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और वीडियो कब आती है? रात को 8 बजे आती है, तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही होगी, ठीक है? तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।